हेलो एवरीवन, मैं हूँ गार्गी मिश्रा और आज हम पुस्तकालय विज्ञान की दूसरी कक्षा पर हैं। बिहार लाइब्रेरियन 2025 के सीरीज़ में आज हम डे 2 पे हैं। कल हमने पढ़ा था लाइब्रेरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को, लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है और 5 सूत्र के बारे में, लाइब्रेरी के 5 लॉ के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। तो आज हम उसे थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग क्या क्या है और उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो सबसे पहला लॉ था बुक्स आर फॉर यूज। आप नोट करते जाइएगा, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग हेतु है, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं या उपयोग हेतु हैं। अब इसका इम्प्लीमेंट्स हम देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में हो सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इसके प्रमुख घटक हैं, प्रथम लॉ के लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी की लाइब्रेरी का स्थान, लाइब्रेरी का स्थान या फिर इसको हम लोकेशन कह सकते हैं। अब यदि आप लाइब्रेरी को किसी ऐसी जगह पे बना दें जहां पे लोगों का आना जाना ही नहीं है तो वह लाइब्रेरी किसी यूज का नहीं रहेगा या फिर यातायात की सुविधा नहीं है वहां पे, तो लाइब्रेरी बनाने के बाद भी उसका कोई यूज नहीं रहेगा और उसकी जो पुस्तकें हैं वो उपयोग हेतु नहीं रह जाएंगी। इसीलिए बहुत ये मायने रखता है कि लाइब्रेरी का स्थान कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है। हमेशा लाइब्रेरी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे लोग सुगमता से आ जा सकें। तो लाइब्रेरी बनाने से पहले उसके स्थान का हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है लाइब्रेरी आवर्स, पुस्तकालय का समय, कि पुस्तकालय का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता होगा कि नेशनल लाइब्रेरी में सिर्फ 3 दिन की छुट्टी होती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर। उसके अलावा सैटरडे संडे नहीं होता है। पुस्तकालय का समय ऐसा होना चाहिए कि लोग उपयोग कर सकें। मान लीजिए कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वो 10 से 5 जॉब कर रहा है और 10 से 5 में ही लाइब्रेरी आप खोल रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि वह कब उसका उपयोग करेगा, उस पब्लिक लाइब्रेरी का। इसीलिए पुस्तकालय का समय ऐसा होना चाहिए जिस समय में लोग उसका उपयोग अधिक कर सकें। लाइब्रेरी फर्नीचर, लाइब्रेरी फर्नीचर, शेल्फ की लंबाई, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, शेल्फ की लंबाई 6.5 फीट होनी चाहिए, 6.5 फीट होनी चाहिए। लाइब्रेरी का फर्नीचर आरामदायक होना चाहिए ताकि लोग उस पर बैठे और पढ़ सके। कंफर्टेबल उन्हें फील होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो फिर वो नहीं पढ़ेंगे। और लाइब्रेरी स्टाफ, फर्स्ट लॉ के अंदर ही लाइब्रेरी स्टाफ भी आता है कि लाइब्रेरी स्टाफ का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी लोग आएंगे और पुस्तकों का उपयोग कर पाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि लाइब्रेरी साइंस के प्रथम लॉ के अंतर्गत किसे समाहित नहीं किया जा सकता। ये 4 आपको दिया जा सकता है, हो सकता है 3 दिया जा सके और 1 लिख दे कि उपयुक्त सभी, तो हमें उपयुक्त सभी में टिक करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। बुक्स आर फॉर यूज के ये 4 घटक हैं, लाइब्रेरी का स्थान, लाइब्रेरी का समय, लाइब्रेरी का फर्नीचर, लाइब्रेरी के स्टाफ। चलिए अब हम चलते हैं लाइब्रेरी साइंस के दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। प्रत्येक पाठक को उनकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उनकी पुस्तक मिले। सेकंड नियम का अब हम घटक इसका देख लेते हैं कि इसका क्या घटक है। तो इसका पहला घटक है विशेष वर्ग और सामान्य वर्ग के पाठक, विशेष वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पाठक। देखिए विशेष वर्ग, अगर वो मान लीजिए कि कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो वह उसका विशेष वर्ग हो गया, कोई चिकित्सा से संबंधित विद्यार्थी तो वह उसका विशेष वर्ग हो गया। और सामान्य वर्ग कि चलो जो सामान्यतः पुस्तकालय में पढ़ने के लिए जाते हैं कि चलो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई मैगजीन पढ़ लिया, किसी दिन कुछ भी पढ़ लिया, तो वो सामान्य वर्ग के पाठक होते हैं। तो हर तरह के पाठक को उनकी पुस्तक मिलनी चाहिए, चाहे वह विशेष वर्ग का पाठक हो या सामान्य वर्ग का पाठक हो, सबके लिए उनकी पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला हो, हर किसी को उनकी पुस्तक मिलनी चाहिए। सिटी और रूरल,
ग्रामीण व शहरी, ग्रामीण व शहरी, चाहे वह ग्रामीण वर्ग का पाठक हो या शहरी वर्ग का पाठक हो, दोनों के लिए पुस्तकालय में बुक्स उपलब्ध होनी चाहिए। एडल्ट हो या चाइल्ड हो, वयस्क हो या फिर बच्चा हो, कोई भी हो, उनके लिए भी पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए। चाहे लैंड हो या सी हो, जमीन, आपने नेवी के पुस्तकालय देखे होंगे, लैंड हो या सी हो, कहीं पे भी, अर्थात किसी भी भू भाग पर वह स्थित हो, उस तरह के लोगों के लिए, उस तरह के पाठक के को उनकी पुस्तक मिलनी चाहिए। एक सी से रिलेटेड एक आप फैक्ट नोट करिएगा कि सर्वप्रथम इंग्लैंड द्वारा 1919 ईस्वी में समुद्र यात्री शिक्षा सेवा, 1919 ईस्वी में समुद्र यात्री शिक्षा सेवा की स्थापना की थी। समुद्र यात्री शिक्षा सेवा की शुरुआत या स्थापना, यह एक फैक्ट याद रख लीजिएगा आप लोग। इंग्लैंड द्वारा 1919 ईस्वी में समुद्र यात्री शिक्षा सेवा की स्थापना की गई थी। हर पाठक को उनका पुस्तक मिले, विशेष वर्ग हो या सामान्य वर्ग, महिला हो या पुरुष, ग्रामीण हो या शहरी, वयस्क हो या बच्चा, कोई भूमि पर रह रहा हो या समुद्र में, सबको उनकी पुस्तक मिलनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। अब हम की तरफ, थर्ड लॉ कहता था एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब इसके कौन कौन से घटक हैं? इसके घटक है सूची प्रविष्टियां, सूची प्रविष्टियां यानी कि इंडेक्सिंग की सूची बनी हुई हो। अब सूची बनी हुई होगी पुस्तकों के बारे में, तभी तो हर पुस्तक को उनका पाठक मिलेगा। हम सूची से देख के बता सकते हैं कि फलानी पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध है और आप इसको पढ़ सकते हैं। खुली प्रवेश पद्धति, ओपन एक्सेस सिस्टम, खुली प्रवेश पद्धति यानी कि कोई आसानी से आ जा सके लाइब्रेरी में, ऐसा नहीं हो कि रिस्ट्रिक्शन हो। पब्लिक लाइब्रेरी में, विशिष्ट लाइब्रेरी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन खुली प्रवेश नीति पब्लिक लाइब्रेरी में मोस्टली होती है। सेल्फ अरेंजमेंट, सेल्फ अरेंजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ ऐसे अरेंज्ड हो कि जो सबसे ज़्यादा हर पुस्तक को उनका पाठक मिल सके, पाठक आसानी से जाके सेल्फ पे उस किताब को ढूंढ सके। प्रचार प्रविधियां, प्रचार प्रविधियां, चल पुस्तकालय इसी के अंतर्गत आता है थर्ड लॉ में। प्रचार प्रविधियां की उनका प्रचार होना चाहिए पुस्तकों का। अब जैसे कोई नई किताब आई लाइब्रेरी में तो आप उसे सेल्फ पे न्यू अराइवल्स के तौर पे उसे रख सकते हैं, ताकि कोई भी लाइब्रेरी में रीडर आए तो उन्हें पता चले कि अच्छा ये पुस्तक नई आई है, हम इसे पढ़ सकते हैं। तो प्रचार प्रविधियां। संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विसेज, संदर्भ सेवा, संदर्भ सेवा बहुत मायने रखता है। संदर्भ सेवा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें कहाँ मिलेंगी, ताकि हर पुस्तक को उसका पाठक मिले। कुछ लोकप्रिय विभागों की स्थापना, कुछ लोकप्रिय विभागों की स्थापना, ऐसे विभाग बनाए जो लोकप्रिय हो पुस्तकालय के अंदर। पुस्तक चुनाव, पुस्तक चुनाव भी बहुत मायने रखता है। आप मान लीजिए कि इस क्षेत्र में रह रहे हैं, कहाँ का पुस्तकालय है, और आप उसमें ऐसी पुस्तकें ला दें जिसका कोई उपयोग ही ना हो। मान लीजिए कि आप किसी मेडिकल लाइब्रेरी में है, काम कर रहे हैं, और आप वहाँ पे इंजीनियरिंग की पुस्तकें ला दें तो वह किसी काम की नहीं रह जाएंगी। इसलिए पुस्तकालय चुनाव भी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रसार सेवाएं, प्रसार सेवा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार से। अभी प्रसार सेवा, पुस्तक चुनाव, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, उसके घटक हैं सूची प्रविष्टियां, खुली प्रवेश पद्धति, सेल्फ अरेंजमेंट, प्रचार प्रविधियां, संदर्भ सेवा, कुछ लोकप्रिय विभागों की स्थापना, पुस्तक चुनाव और प्रसार सेवा। बहुत सारे इसमें रिपीट भी होंगे, दूसरे लॉ में भी
वो कुछ कुछ इसमें जैसे खुली प्रवेश पद्धति को हम चौथे लॉ के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, तो ये याद रखिएगा। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम पे, अब हम चौथे नियम पे चलते हैं लाइब्रेरी साइंस के। लाइब्रेरी साइंस का चौथा नियम क्या कहता था? सेव द टाइम ऑफ रीडर्स। सेव द टाइम ऑफ रीडर्स, पाठक का समय बचाओ। समय सबसे अमूल्य चीज है, पाठक का समय बचाओ। और पांचवा नियम क्या कहता था? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। चौथा था पाठक का समय बचाओ। अब इसके अंतर्गत क्या क्या घटक आते हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। स्वतः व्यवस्थापन, स्वतः व्यवस्थापन, सेल्फ अरेंजमेंट। स्वतः व्यवस्थापन से पता रहती है कौन सी किताब कहाँ पर है। केंद्रीय सूचीकरण व्यवस्था, केंद्रीय सूचीकरण व्यवस्था, यूनियन कैटलॉग व्यवस्था, यूनियन कैटलॉग। इसके अंतर्गत कोई भी देश की नेशनल लाइब्रेरी एक केंद्रीय सूचीकरण व्यवस्था बनाती है और उसे फॉलो किया जाता है। इसके बाद आता है खुली प्रवेश पद्धति, जो हमने तीसरे नियम में भी पढ़ा। खुली प्रवेश पद्धति कि कोई आसानी से आ जा सके, तभी तो समय बचेगा। केंद्रीय सूचीकरण व्यवस्था में से भी समय कब की बचत होती है। संग्रहकार प्रदर्शन। अब जैसे संग्रहकार प्रदर्शन क्या है? मान लीजिए कि गांधीयाना पे सारी पुस्तकें हैं, गांधी जी से रिलेटेड सारी पुस्तकें हैं, उसे हमने एक संग्रह बना दिया और उसकी प्रदर्शनी लगा दी, तो संग्रहकार प्रदर्शन से भी समय बचता है। जैसे कि बिहार में, बिहार के विधानसभा में आप देखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी का एक सेक्शन है जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा के ऊपर लिखी गई सारी किताबें एक साथ है, तो इसे हम संग्रहकार प्रदर्शन के अंतर्गत ले सकते हैं, ताकि जब भी कोई एमएलए आए तो हम आसानी से उन्हें पुस्तकें दे सके। तो वह संग्रहकार प्रदर्शन के अंतर्गत आता है। पुस्तकालय का स्थान, ये हमने फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा था, पुस्तकालय का स्थान, ताकि लोग आसानी से आ जा सके, उनका समय बचे। संदर्भ सेवा, संदर्भ सेवा। अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय का स्थान किस किस लाइब्रेरी साइंस के किस किस लॉ के अंतर्गत का घटक है, तो पुस्तकालय का स्थान फर्स्ट लॉ का और फोर्थ लॉ का। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ग्रंथ संदर्भ सूची, ग्रंथ संदर्भ सूची, संदर्भ सेवा। पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी फर्स्ट लॉ के अंदर भी थे, स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारी। यह सभी फोर्थ लॉ के घटक हैं। और निर्गमन प्रणाली, कि किस तरह का आप निर्गमन प्रणाली रखते हैं, यानी कि कौन से पद्धति से आप किताबों को दे रहे हैं अपने पाठकों को, यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन से निर्गमन प्रणाली को आप फॉलो कर रहे हैं, कि किस तरीके से आप उन्हें किताबें दे रहे हैं। तो ये सारी पाठक का समय बचाव के घटक हैं। और चलिए हम सबसे अंत में चलते हैं। फिफ्थ लॉ, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ग्रोथ इन रीडिंग मटेरियल्स, इसके घटक है ग्रोथ इन, यानी कि रीडिंग मटेरियल्स में ग्रोथ होनी चाहिए, रीडिंग मटेरियल्स का विकास। पाठ्य सामग्रियों का विकास, जिसे हम कह सकते हैं पाठ्य सामग्रियों का विकास। विकास का अर्थ है कि नई पुस्तकें आती रहनी चाहिए, सामग्रियों का विकास। सेकंड आ जाएगा ग्रोथ इन साइज, यानी कि पुस्तकालय का जो भवन है उसमें ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ इन
साइज, कि पुस्तकालय का आकार बढ़ते रहना चाहिए। स्टॉक रूम एंड फिटिंग्स, ग्रंथागार और साज सज्जा। स्टॉक, ग्रंथागार बोलते हैं स्टॉक रूम को जहाँ पे किताबें होती हैं, और साज सज्जा, इसका अर्थ है कि ग्रंथागार का भी विकास होना चाहिए और साज सज्जा की, आज लाइट्स हैं, मेज हैं, वो भी खरीद होनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि आने वाले समय में पाठक बढ़ेंगे ही। पत्र पत्रिका विभाग, पत्र पत्रिका विभाग होना चाहिए जिसे पेरियोडिकल सेक्शंस कहते हैं। पत्र पत्रिका विभाग। अध्ययन कक्ष होना चाहिए, अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम, उसका भी विकास होना चाहिए, उसमें भी नई फर्नीचर वगैरह आने चाहिए। पुस्तक प्रसूची व प्रसूची स्थान, कैटलॉग का स्थान, कैटलॉग एंड इट्स प्लेस, उसका भी विकास होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा किताबें आएंगी उतनी ज़्यादा कैटलॉग्स फॉर्म होंगी, हर किताब पे एक नई कैटलॉग आएगी, तो कैटलॉग का भी जो स्थान है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। ये हर तरह से वृद्धि की बात करता है। लाइब्रेरी स्टाफ में वृद्धि होनी चाहिए, लाइब्रेरी स्टाफ में वृद्धि होती रहनी चाहिए। पुस्तकों के आदान प्रदान में वृद्धि होनी चाहिए, कि अगर आज 2 ले जा रहे हैं तो कल 4 ले जाएंगे। पुस्तकों के आदान प्रदान में वृद्धि, पुस्तकों के आदान प्रदान में वृद्धि। सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ काउंसिल, सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ काउंसिल, ये सभी 5वें नियम के भाग हैं, देख सकते हैं आप लोग। पुस्तक, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह का विकास होता है, एक बाल्यावस्था और एक वयस्क विकास, ये दोनों याद रखिएगा। वयस्क विकास, अब इस दोनों का क्या अर्थ है? बाल्यावस्था जो स्पष्ट दिखे, सीधा साधा मतलब है कि एक ह्यूमन जो होता है उसका 2 तरह से विकास होता है। बाल्यावस्था वो छोटा होता है और एक एज तक वो बड़ा होता रहता है, फिर एक एज आने के बाद जब वो वयस्क हो जाता है तो उसकी लंबाई की वृद्धि रुक जाती है, फिर भी उसमें विकास होता रहता है, मानसिक स्तर पे होता है, उसके नाखून बढ़ते हैं, उसके बाल बढ़ते हैं, तो इस तरह से भी विकास होता है जो सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी वह विकास करता है। तो बाल्यावस्था विकास जो सीधी आंखों से हमें दिखाई देता है। बाल्यावस्था में भवन निर्माण, भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इस तरह की अगर ग्रो हो रही है तो ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगी। और वयस्क विकास में पुस्तकालय सेवा के गुणवत्ता में सुधार, कि हम अच्छे स्टाफ्स ला रहे हैं, एमलिस बिलिस किए स्टाफ्स ला रहे हैं, तो गुणवत्ता में सुधार। जैसे अभी हमारे स्कूल में जब आप लोग नियुक्त होंगे तो वहाँ गुणवत्ता में सुधार होगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल वहाँ पे जाके लाइब्रेरी की देखरेख करेंगे। गुणवत्ता में सुधार। तकनीक का विकास, कि आज तक मैनुअल हो रहा था, अब वो कंप्यूटर पे होने लगा है, तो यह तकनीक का विकास। ये सारी वयस्क विकास के अंतर्गत आती हैं। सभी पुस्तकालय में बाल विकास के बाद वयस्क विकास होता है। जो भी पुस्तकालय हैं उसमें बाल विकास होता है, उसके बाद वयस्क विकास होता है। लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय है जहाँ पे सदैव ही बाल विकास होता रहता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय में सदैव ही बाल विकास होता रहता है। तो ये हो गए हमारे 5 लॉ के घटक कौन कौन से थे, हमने अभी ये देख लिया, इसकी आप फोटो ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के प्रकार में हमने राष्ट्रीय पुस्तकालय कल पढ़ा था, तो आज हम राष्ट्रीय पुस्तकालय से जुड़े कुछ फैक्ट्स को जान लें कि राष्ट्रीय पुस्तकालय से जुड़े क्या क्या फैक्ट्स हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ था? आप लोग को याद होगा, कल मैंने बताया था, और उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। ये दोनों फैक्ट्स आप थोड़ा याद करिए कि कहाँ था। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार था कोलकाता में। फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी, इंडियाज फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी इज इन कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये फैक्ट्स आप नोट करते जाइएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित। फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी
कोलकाता, कोलकाता दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये कब हुआ? 1835, 1835। और उसके बाद 1930 ईस्वी में इसका फिर से पुनर्गठन होता है। 1930 ईस्वी में इसका फिर से पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन। और फ्रीडम के बाद इसे हम नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के संचालन और प्रबंधन के लिए समिति कार्यरत है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। जो समिति है उसका नाम है काउंसिल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। इसी समिति के तहत नेशनल लाइब्रेरी कार्य करता है, काउंसिल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। अब इसमें सदस्यों की संख्या देखिएगा। इस काउंसिल में सदस्यों की संख्या, सबसे पहले तो सभापति जी आते हैं। सभापति ये भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार होते हैं। जो इसके सभापति होते हैं वह भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार, शिक्षा सलाहकार हैं। जो उसके सचिव होते हैं वो राष्ट्रीय पुस्तकालय के कोई भी पुस्तकालयी होते हैं, लाइब्रेरियन। कोई कोई वर्ड हिंदी में बोलना मुश्किल है, इंग्लिश में बोलना आसान है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयी ये याद रखिएगा। 2 सदस्य केंद्र सरकार के होते हैं, केंद्रीय सरकार के। जो इसके 2 सदस्य होते हैं वो केंद्रीय सरकार के होते हैं। 2 सदस्य पश्चिम बंगाल सरकार के, पश्चिम बंगाल सरकार के। 1 सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय से, 1 सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय के। और 5 सदस्य अन्य राज्य के, 5 सदस्य अन्य राज्य के। तो ये इसके सदस्यों की संख्या है। अन्य राज्य, काउंसिल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी के सदस्यों की संख्या है, इसे आप नोट कर लीजिए। सभापति भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार होते हैं। सचिव राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयी होते हैं। 2 सदस्य केंद्रीय सरकार से, 2 सदस्य केंद्रीय सरकार से, 2 सदस्य पश्चिम बंगाल सरकार, 1 सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं 5 सदस्य अन्य राज्यों के होते हैं। 5 सदस्य अन्य राज्यों के होते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, मैं हटा देती हूँ इसे। ये नेशनल लाइब्रेरी के सदस्यों की संख्या को हमने अभी देखा है। अब हम देखते हैं इसका कार्य क्या है। नेशनल लाइब्रेरी का कार्य क्या है और ये क्या सेवाएं प्रदान करता है। ये क्या कार्य करता है? कार्य व प्रदत्त सेवाएं, कार्य व प्रदत्त सेवाएं नेशनल लाइब्रेरी की, नेशनल लाइब्रेरी की कार्य व प्रदत्त सेवाएं। ये सबसे पहले INB बनाता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB का निर्माण कौन करता है? नेशनल लाइब्रेरी। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। देश के राष्ट्रीय वाङ्मय सूची को बनाता है, देश के राष्ट्रीय वाङ्मय सूची को बनाता है। वाङ्मय सूची, इसका मैं इंग्लिश भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। INB आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है ये, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी।
बिब्लियोग्राफी देश के वाङ्मय सूची को बनाता है, देश के लिए एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी का निर्माण करता है, देश के लिए एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनता है के रूप में कार्य करता है, देश के लिए डिपोजिटरी का अर्थ है धरोहर का स्थान, जहां पे हम अपने धरोहर को सुरक्षित रख सकें, धरोहर का स्थान। डिपोजिटरी लाइब्रेरी इंडिया में 4 हैं, आपने पढ़ा भी होगा, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी किसे कहते हैं, जहां पे अपने धरोहरों को संरक्षित रखते हैं, धरोहरों का स्थान डिपोजिट लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है। तीसरा है इंटर लाइब्रेरी लोन पर भी पुस्तकें प्रदान करता है। अब आप थोड़ा इंटर लाइब्रेरी लोन जान लीजिए मोटे तौर पे। इंटर लाइब्रेरी लोन पर भी पुस्तकें प्रदान करता है, लोन पर भी पुस्तकें प्रदान करता है, और ये कर सकता है इंटर लाइब्रेरी लोन क्योंकि ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, इसके पास सारी किताबें आती हैं, पर भी पुस्तकें प्रदान करता है। अब इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है? अब सारी की सारी पुस्तकें तो एक लाइब्रेरी खरीद नहीं सकता है, ये चूंकि नेशनल लाइब्रेरी है तो ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में काम करता है, तो इसके पास अमूमन सारी किताबें होती है जो भी इंडिया में छप रही हैं या फिर बाहर की भी जो किताबें होती है, लेकिन प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी किताबें अपने पास रख सके। और मान लीजिए कि कोई पाठक किसी लाइब्रेरी से ऐसी पुस्तक मांगता है जो उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो फिर लाइब्रेरी क्या करते हैं, वो इंटर लाइब्रेरी लोन करते हैं, आपस में एक दूसरे को किताबें लोन। ये बस नेशनल लाइब्रेरी ही नहीं करता है, 2 लाइब्रेरीज अपने बीच में भी कर सकती हैं। हो सकता है कि एक शहर में 2 लाइब्रेरी हो और एक के पास कोई पुस्तक हो, दूसरे के पास नहीं हो, तो वो भी आपस में इंटर लाइब्रेरी लोन करते हैं, यानी कि पुस्तकों को लोन पर जरूरत पड़ने पर दूसरे पुस्तकालय को देते हैं। तो यह इंटर लाइब्रेरी लोन पर भी पुस्तकें प्रदान करता है। यह संघ सूची, अभी हमने पढ़ा था यूनियन कैटलॉग, यह संघ सूची का भी निर्माण करता है, यह संघ सूची का निर्माण करता है तथा देश के समस्त आईआईटी, देश के समस्त आईआईटीज का, आईआईटीज जान रहे होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी संघ सूची बनाता है, की भी संघ सूची बनाता है। संघ सूची देखिए एक तरह से सूची है एक प्रकार की जो पूरे देश में कार्यरत होती है कि कौन कौन सी पुस्तक उपलब्ध है इस पे, तो यह संघ सूची का भी निर्माण करता है, ये आप नोट कर लीजिए। इतनी बातें थी हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में, बीच बीच में भी अगर कोई बातें आती है तो मैं आपको बताते जाऊंगी। अब हमने कल लाइब्रेरी का प्रकार देखा था, उसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। नेशनल लाइब्रेरी तो हमने कर लिया पूरा, इसी में हम एक चीज़ और देख के फिर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि वो क्या है। एक बार हम विभिन्न प्रकार के लाइब्रेरी के विभिन्न प्रकार देख लेते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय, हाँ, राष्ट्रीय पुस्तकालय का मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। ALA के अनुसार वह पुस्तकालय जिसका रखरखाव राष्ट्र के द्वारा किया जाता है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाता है, यानी कि राष्ट्र उस पुस्तकालय का रखरखाव कर रही है तो वह राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाएगा। और यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को ने एक मैनिफेस्टो भी जारी किया था जो मैं आपको आगे बताऊंगी। यूनेस्को द्वारा कहा गया है कि किसी देश की राष्ट्रीय पुस्तकालय समस्त राष्ट्र के ग्रंथ उत्पादन के अनुरक्षण व संग्रहण के लिए भावी पीढ़ी के उपयोगार्थ जिम्मेदार होती है। अब देखिए, इसको आप पहले नोट कर लीजिए कि किसी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय समस्त राष्ट्र के ग्रंथ उत्पादन के अनुरक्षण व संग्रहण के लिए भावी पीढ़ी के उपयोगार्थ जिम्मेदार होती है। अब इसे समझने की कोशिश करें। राष्ट्रीय, समस्त राष्ट्र के, यानी कि पूरे देश के पुस्तक उत्पादन, यानी जितने भी पुस्तकें छप रही है, पुस्तक उत्पादन, इसे हम ऐसे वाक्य विन्यास करके देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। पुस्तक उत्पादन
पहले तो पुस्तक उत्पादन जो भी होगा उसके अनुरक्षण यानी रख रखाव, बचाव, रख रखाव और बचाव एवं संग्रहण के लिए, वो संग्रहण के लिए। और ये संग्रहण क्यों? पुस्तक का उत्पादन का रख रखाव और संग्रहण क्यों? क्योंकि भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। तो यूनेस्को के कथनानुसार किसी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय पूरे देश में जितनी भी पुस्तकें उत्पादन हो रही है उसके रख रखाव एवं संग्रहण के लिए, ताकि भावी पीढ़ी उसका उपयोग कर सके, के लिए जिम्मेदार होता है। इसका संचालन राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रीय धन द्वारा होता है। कौन संचालन करता है? राष्ट्रीय सरकार। संचालन कौन करेगा राष्ट्रीय पुस्तकालय का? राष्ट्रीय सरकार यानी कि केंद्र। संपूर्ण राष्ट्र का ये केंद्रीय पुस्तकालय है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय मात्र कॉपीराइट पुस्तकालय होते हैं जिनमें ग्रंथ मात्र संदर्भ के लिए संरक्षित होते हैं, और इसका पाठक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का पाठक कौन होता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का पाठक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो जाए, अपना वहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड बनवाए और वो पढ़ सकता है वहाँ पे। कल हमने पढ़ा था शैक्षणिक पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय। इसका मैंने आपको प्रकार बताया था, एक बार फिर भी आप फिर से लिख लीजिए। शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान। पूछिएगा शोध संस्थान क्या है? जैसे अभी पटना में जगजीवन राम शोध संस्थान है सामाजिक अध्ययन पे, तो वो एक शोध संस्थान है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, वीवी पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय मैंने शॉर्ट में लिखा है। महाविद्यालय, इसको यूनिवर्सिटी आपको याद रहेगा, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, महाविद्यालय, कॉलेज, लाइब्रेरी और विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय पुस्तकालय जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, विद्यालय पुस्तकालय, स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी। शैक्षणिक पुस्तकालय के ये 4 प्रकार हैं: शोध संस्थान, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी। अब हम आते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय पर। सार्वजनिक पुस्तकालय, फिर से जो नया नियम आया है सरकार का जिसके अंतर्गत ये वैकेंसी होनी है, उसमें भी सारे पुस्तकालय का उल्लेख है। सार्वजनिक पुस्तकालय के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय, मैं ऊपर लिख देती हूँ शायद आपको बेहतर दिखाई दे। राष्ट्रीय पुस्तकालय के बाद हमने देखा शैक्षणिक पुस्तकालय जिसके 4 प्रकार थे: शोध, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और विद्यालय। अब हम चल रहे हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय के कौन कौन से प्रकार हैं देखिए। सार्वजनिक पुस्तकालय, इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय। हाँ, नेशनल लाइब्रेरी भी एक पब्लिक लाइब्रेरी होता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। दूसरा राज्य केंद्रीय पुस्तकालय व संभागीय पुस्तकालय। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय व संभागीय, संभागीय भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो राज्य के स्तर पर जो होती है पुस्तकालय। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जो राज्य का केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। जिला केंद्रीय पुस्तकालय, किसी भी जिला के अंतर्गत उसका जिला केंद्रीय पुस्तकालय। जिला केंद्रीय पुस्तकालय, आप देखते होंगे अपने जिला में केंद्रीय पुस्तकालय। प्रखंडीय पुस्तकालय, प्रखंड स्तर पर जो होते हैं, प्रखंडीय पुस्तकालय। ये मैं लिखवा रही हूँ क्योंकि ये इसकी हम परीक्षा देने वाले हैं इन सब पुस्तकालयों के लिए, और इनसे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। पंचायत पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय, और इसके बाद ग्रामीण पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय। और एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी हमें दिखती नहीं है बट ये फिर भी एग्जिस्ट करती थी, ग्रामीण वितरण केंद्र।
या ग्राम पेटिकाएं, ग्रामीण वितरण केंद्र, ये सारे सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रकार हैं। ग्रामीण वितरण केंद्र या ग्राम पेटिकाएं, ग्राम पेटिकाएं, आप इसे लिख लीजिए। मैं आपको वन लाइनर की तरह नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, फैक्ट्स आपको मैं याद नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट विकसित हो ताकि फैक्ट्स आप खुद ब खुद कर सकें। ऐसे के फैक्ट्स वगैरह के लिए मैं कोशिश करूँगी कि PDF नोट्स वगैरह तैयार करूँ, और एक दिन मैं ये भी ट्राई करूँगी कि लाइव सेशन लिया जाए ताकि आपकी जो भी आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं विशेष पुस्तकालय। विशेष पुस्तकालय मैंने कल भी बता दिया था, इसे लिखने की इतनी ज़रूरत है नहीं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। विशेष पुस्तकालय में वाणिज्य पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालय, चिकित्सा, नेत्रहीनों के लिए, कारागार या जेल में होने वाली पुस्तकालय, नाविकों के लिए, सेलर्स के लिए जो पुस्तकालय होती है, समाचार पत्र पुस्तकालय या वाचनालय, बाल पुस्तकालय, संगीत पुस्तकालय, जो भी अपने तरह में विशेष पुस्तकालय हैं वो विशेष पुस्तकालय कहलाती है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो प्रमोट करती हैं। नेशनल लेवल प्रमोटर, सबसे पहले नेशनल लेवल प्रमोटर कौन है? नेशनल लेवल प्रमोटर, ये एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसे आप याद रखिएगा। RRR, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, RRR LF, इसका फुल फॉर्म है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, MOHN नहीं है, MOUHN है ये, मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये 1972 में, ये याद रखिएगा, कलकत्ता में स्थापित हुई थी। 1972 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। भारत सरकार के मानव संसाधन उन्नति मंत्रालय के संस्कृति विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय के अंतर्गत मानव संसाधन उन्नति मंत्रालय, ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव संसाधन उन्नति मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये आता है। संस्कृति विभाग, संस्कृति विभाग, संस्कृति विभाग के अंतर्गत यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी का मतलब होता है ऑटोनमस बॉडी, स्वायत्त शासी संस्था है, यानी एक अपने स्वयं का शासन खुद करती है, ऑटोनमस बॉडी है, स्वायत्त शासी संस्था। और ये क्या काम करती है? जो देश के सार्वजनिक पुस्तकालय को आर्थिक मदद के साथ साथ इसका कार्य क्या है? तो देश के पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय को, देश के सार्वजनिक पुस्तकालय को आर्थिक मदद देती है, आर्थिक मदद और साथ में दूसरे प्रकार की भी मदद करती है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री, इसका अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री। आपसे पूछा जा सकता है कि RRRLF के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मानव संसाधन विकास मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसका कार्य क्या है? देश के सार्वजनिक पुस्तकालयों की आर्थिक मदद। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, मानव संसाधन उन्नति मंत्रालय के अंतर्गत, संस्कृति विभाग के अंतर्गत यह आती है। 1972 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई
और इसका पूरा नाम राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। यह एक नेशनल लेवल का प्रमोटर है लाइब्रेरीज के लिए, प्रमोटर यानी कि जो प्रमोट करे। अब पुस्तकालयों की आर्थिक मदद। इससे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आएंगे, ये इसके बाद कि किस तरह से मदद करती है। सीधा जानिए कि ये पुस्तकालयों की, सार्वजनिक पुस्तकालय की आर्थिक मदद करती है। एक मैं आप लोगों को याद करने के लिए लिखवा रही हूँ, लाइब्रेरी आंदोलन। इसके लिए हम विस्तार में कल पढ़ेंगे, बस अभी आप याद करने के लिए लिख लीजिए। ग्रंथालय अधिनियम कौन से, किस राज्य ने, भारत में किस राज्य ने कब इसे लागू किया, ये लिख लीजिए आप। लाइब्रेरी अधिनियम, इसे नोट करते जाइए। अधिनियम सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेन हमें इसमें बिहार का याद रखना है जो 2008 में हुआ था, फिर भी आप एक नज़र देख सकते हैं, हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे, या पहले किस राज्य ने लागू किया। आंध्र प्रदेश 1960 ईस्वी, कर्नाटक 1965, कर्नाटक आप साथ साथ में लिखते जाइए 1965, महाराष्ट्र 1967, महाराष्ट्र 1967, पश्चिम बंगाल 1979, पश्चिम बंगाल 1979, मणिपुर, मणिपुर 1988, केरल 1989, 1989, 1989, हरियाणा 1989, हरियाणा 1989, गोवा 1993, गोवा 1993, मिजोरम, मिजोरम 1993, नोट करते जाइए, मिजोरम 1993, गुजरात 2000, गुजरात 2000 ईस्वी, उड़ीसा 2001, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, उत्तराखंड 2005, यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी 2006, राजस्थान 2006, राजस्थान 2006, लक्षद्वीप 2007, लक्षद्वीप 2007, बिहार, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008 और अरुणाचल 2009। एक बार आप देख लीजिएगा, अगर हाल के किसी साल में हुआ हो तो एक बार आप उसे नेट से चेक कर लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटक 1965, महाराष्ट्र 1967, पश्चिम बंगाल 1979, मणिपुर 88, केरल 89, हरियाणा 89, गोवा 93, मिजोरम 93, गुजरात 2000, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, यूपी 2006, राजस्थान 2006, लक्षद्वीप 2007, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008, अरुणाचल 2009। मैंने रिपीट करके बोल दिया है ताकि अगर आपको लिखावट समझ में नहीं आ रही हो तो आप
नोट कर सकें। तो ये लाइब्रेरी अधिनियम आप याद कर लीजिएगा, जिसमें से बिहार 2008 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य क्रमिक क्रम अनुसार सजाएं, कि कहाँ पहले लागू हुआ, कहाँ बाद में लागू हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। और एक और आप फैक्ट लिख लीजिए पुस्तकालय से संबंधित, हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी में, जो बिहार से संबंधित है। 8वीं शताब्दी में, 8वीं प्राचीन भारत के अंतर्गत 8वीं शताब्दी में भागलपुर के उदंतपुरी, भागलपुर के उदंतपुरी विश्वविद्यालय का ग्रंथालय था, जो कि बहुत फेमस था। उदंतपुरी का ग्रंथालय, ये बहुत फेमस है, उदंतपुरी का ग्रंथालय, ये आप याद रख लीजिए। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1961 में आया, याद रखिएगा। आशा है कि आपको आज की कक्षा समझ आई होगी। धन्यवाद।